Hello everyone, welcome to my UPSC. देखिए चार टेस्ट जो अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 आने वाला है 917 वैकेंसीज के लिए, उसके चार टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये जनरल स्टडीज़ का टेस्ट 5वां टेस्ट है। अगर आपने अभी तक वो चार टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे चैनल का नेम पे क्लिक करके और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये और जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 था उसमें भी लगभग 60 प्लस टेस्ट जनरल स्टडीज़ के करवाए थे। वो भी आप अगर यूट्यूब पे है जो UPHESC और साथ में माई UPSC लिखेंगे तो आपको सारा सर्च में आ जाएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी इसका टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगा, ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़ दोनों का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अब ये कंफर्म है कि इसकी वैकेंसीज आएगी। लेट्स बिगिन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही खबरों में रहा ई-विन पोर्टल किससे संबंधित है? देखिए ये जो ई-विन पोर्टल है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसका है ये। अब और अभी रिसेंटली ये जो कोविड टाइम रहा है, कोविड-19, इसके टाइम पे ये इसका डिजिटलाइजेशन किया है। किसने किया है? जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसने है जो इलेक्ट्रॉन वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये है इलेक्ट्रॉन वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क, इस पोर्टल से संबंधित है ये। तो ये किसका है? हेल्थ केयर से का है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसके माध्यम से क्या है कि जो वैक्सीन की जो सप्लाई है, जो सप्लाई चेन है, वैक्सीन सप्लाई चेन, उसका डिजिटलाइजेशन किया है ई-विन पोर्टल से। आप जैसे ऑनलाइन वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो सारा इसी पोर्टल से जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस देश को फ्रांस में आयोजित कांस मार्च डू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? देखिए अभी रिसेंटली है जो 75 ईयर्स ये रिलेशन इंडिया और फ्रांस के ये सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। और दूसरा आपने सुना होगा 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो इसी के वजह से ये पहली बार हुआ है, ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है इसमें पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर दिया गया है, वो भारत को दिया है। इसमें एक मामे खां करके थे राजस्थान के, वो इसमें चीफ रहे थे, एज ए सिंगर हैं वो जरूर ध्यान में रखिएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोह में अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? इनमें से किस विद्रोह के साथ ये अल्लूरी सीताराम राजू का नाम जुड़ा हुआ है? आदिवासी विद्रोह के साथ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा रंपा विद्रोह। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों चर्चा में आया है। अभी आपने एक मूवी देखी होगी RRR जो काफ़ी सुपरहिट रही है, ये इसकी राजामौली और ये रामाजी राव और ये रामचरण करके हैं, इनकी ये पिक्चर आई है RRR, ये इसी रिवोल्ट पे आधारित है। और दूसरा एक और है कि जो अभी ये 75 ईयर्स का जिक्र किया अमृत महोत्सव का, तो जो भी ऐसे जो स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो कहीं इतिहास में पीछे खो गए हैं, उनको भी अब सामने लाके और उनके लिए किया जा रहा है कुछ न कुछ, ताकि लोगों को जो अभी जनरेशन आएगी उसको पता रहे कि ना सिर्फ गांधी नेहरू ने ही देश आज़ाद करवाया, और भी बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाई किया है। इसमें ये सीताराम जो अल्लूरी सीताराम राजू है, उन्होंने रंपा विद्रोह किया था 1822 में, नहीं ये 1922 में किया था। ये ध्यान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था? जो इल्बर्ट बिल कॉन्स्पायरेसी है या इल्बर्ट विधेयक का विवाद है, ये गवर्नर जनरल वायसराय कौन था उस टाइम पे, ये क्वेश्चन है। देखिए ये जो
इल्बर्टविल कॉन्स्पायरेसी हुई थी, ये 1883 में हुई थी और उस टाइम पे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, लॉर्ड रिपन इसके वायसराय थे। इसमें एक्चुअली क्या था कि इस बिल में ये था कि जो इंडियन जजेस थे वो भी जो ब्रिटिश अपराधी थे उनके विरुद्ध है जो जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकते थे। इससे पहले क्या था कि जो इंडियन जज थे उनको राइट्स नहीं थे कि वो जो कोई भी ब्रिटिशर्स है उसका केस नहीं सुन सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा दिया था कि सुन सकते हैं। बाद में इसका विरोध भी किया था लोगों ने। अभी तक भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है अभी तक? देखिए, अभी तक जो टोटल प्रधानमंत्री है जिनको भारत रत्न मिला है वो है 7 प्रधानमंत्रियों को अभी तक भारत रत्न मिला है। 7 प्रधानमंत्री हैं, वो जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू है, उनको 1955 में ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था भारत रत्न। उसके बाद जो मिला था ये मिला था जवाहरलाल नेहरू तो खुद प्रधानमंत्री थे जब मिला था, ये जहाँ तक है। इसके बाद मिला था लाल बहादुर शास्त्री को, इनको मिला था 1966 में। इनकी डेथ होने के बाद ये मरणोपरांत मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। तीसरा इंदिरा गांधी को मिला था, इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था जब ये खुद प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी को मिला था, उसके बाद राजीव गांधी को भी मिला है 1991 में, मरणोपरांत ही मिला है राजीव गांधी को भी 1991 में। राजीव गांधी के बाद जो पहले गैर कांग्रेसी थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि ऐसे कौन से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जिनको भारत रत्न मिला था। पहले थे वो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई को भी ये 1991 में ही मिला था और ये किसी दूसरे दल से थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं थे। इसके बाद जो मिला था वो गुलजारी लाल नंदा को मिला था। ये 2 बार कार्यवाहक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं गुलजारी लाल नंदा, इनको भी भारत रत्न मिला था 1997 में। और अभी जो लास्ट प्रधानमंत्री जिनको मिला है 2015 में वो मिला था अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था 2015 में जब प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके के। देखिए कि आपके पहले पूछा गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 से, और 50 की बात करें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितनी बार आपातकाल लगाया गया है देश में, या किसी प्रदेश का पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश में कितनी बार आपातकाल लगाया है, या फिर एक राष्ट्रपति का पूछ लिया जाता है कि ये कितनी बार रहे सबसे ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। $540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित की जा रही है? ये काफ़ी चर्चा में है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 540 मेगावाट का है। ये नेम जरूर ध्यान रखिएगा आप, क्वार जल विद्युत परियोजना। क्वार जल विद्युत परियोजना है, ये चिनाब रिवर पे स्थापित की जा रही है। देसी हिंदी हाफलोंग हिंदी, देसी हिंदी हाफलोंग हिंदी का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? देखिए, काफ़ी शुरुआत इसकी कहीं और से हुई थी, लेकिन अब ये नेशनल मुद्दा लगभग हो चुका है और इस पे क्वेश्चन आएगा 101%। हर एग्जाम में ही पूछा जाएगा लगभग। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो लैंग्वेज से रिलेटेड मुद्दे हैं ये किस आर्टिकल से रिलेटेड हैं, आर्टिकल के किस पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में है। लैंग्वेज, भाषा, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। जो टोटल 22 भाषाएं हैं संविधान में, इसके बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी जब रिसेंटली ये जो तमाम स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी और
जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर, ये अभी रिसेंटली एक शायद कॉन्फ्रेंस टाइप का, कॉन्फ्रेंस तो नहीं, उसको मीटिंग कह सकते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और अदर कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर वगैरह ने भी कि लैंग्वेज, तो ये हर लैंग्वेज का रेस्पेक्ट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, कहीं की भी हो, तो ये एक बहुत ज़रूरी है। ये इस पर डिबेट भी काफ़ी चल रही है। तो ये हाफलोंग हिंदी है, एक हाफलोंग झील भी है, और ये हाफलोंग झील है ये आसाम की है। और ये कहाँ की? मेनली तो ये जो आसाम है, आसाम में दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट की भाषा है हाफलोंग हिंदी। ये काफ़ी टाइम से ही चर्चा में है, टाइम टाइम पे ये भी उठता है इस भाषा को जो इसमें ऐड कर दिया जाए शेड्यूल 9 में। इसमें द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण है, ये किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? देखिए जो वरुण है, वरुण अभी ये जो इसका संस्करण जो एडिशन हुआ है 2022वां, इसका अभी रिसेंटली ये पूरा हुआ है। ये भारत और फ्रांस का है और इसका एडिशन था ये 20वां एडिशन। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुए हैं, ये सब पहले की गवर्नमेंट के टाइम भी से भी चल रहे थे। अभी भारत और फ्रांस का जो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है ये इसका 20वां एडिशन है। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आता है और कोशिश यही रहती है कि वो जो करंट में रहता है चर्चा में, लेटेस्ट ट्रेंड्स में, उसी से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आप अपडेट रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक के पहाड़ से जो नदी निकलती है वो है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती रिवर की बात करें, ताप्ती रिवर कहाँ से निकलती है? ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश में जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से। सतपुड़ा रेंज से निकलती है ताप्ती। और जो बेतवा रिवर है, बेतवा है, ये विंध्याचल रेंज से निकलती है। बेतवा विंध्याचल रेंज से निकलती है और ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक रिवर है किसकी? यमुना की। इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, बाकी आने वाले टेस्ट में ये सब कंप्लीट आपको करवा दिए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नर्मदा। कांग्रेस के जैसा संगठन जिसका कोई जनाधार नहीं है और जो केवल एक छोटे से वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है उसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये दिया था अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने दिया था ये स्टेटमेंट। अरविंदो घोष के बारे में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, इससे जुड़े हुए थे ये, इसके नेता थे अनुशीलन समिति के। और ये जो स्टेटमेंट है ये अरविंदो घोष ने दिया था। हाल ही में किस देश ने सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 का सफलतापूर्वक परीक्षण की घोषणा की है? RS-28 भी याद रखना आपको, और ये सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी ध्यान रखना है। ये देखिए फरवरी से ही ये रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अभी रशिया ने ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ये सक्सेसफुल टेस्टिंग की है और ये काफ़ी डेंजर मिसाइल है, काफ़ी लंबी रेंज की है और ये न्यूक्लियर वगैरह भी कैपेबल है। रशिया ने RS-28। 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी, इनमें से केवल एक घोषणा नहीं की गई थी।
ये जो 4 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी ऐसी घोषणा थी जो दिल्ली दरबार, जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में और वो गेटवे ऑफ इंडिया से वापस चले गए थे। तो जब जो दिल्ली में, उससे पहले दिल्ली नहीं हुआ करती थी राजधानी, दिल्ली को उसी टाइम 1911 में राजधानी बनाया था। दिल्ली दरबार इसीलिए बोलते हैं। 12 दिसंबर 1911 को आयोजित हुआ था ये, 12 दिसंबर 1911 को। देखिए, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, ये बात सही है। बंगाल के बंटवारे को रद्द कर दिया गया था, हाँ। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया था। बंगाल, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर का जो बंगाल के अधिकार क्षेत्र से अलग कर दिया गया था, हाँ, ये भी हुआ था। जो विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों का चुनाव है ये बाद में हुआ था, 1911 में नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ था। सो ये डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये 1911 के टाइम पे घोषणा नहीं की थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं थे? देखिए, ये कई बार अलग अलग फील्ड्स में ये टर्म्स यूज की जाती है। तो एक टर्म उस टाइम पे हुआ करती थी बॉम्बे त्रिमूर्ति। तो इनमें से कौन थे जो उसका हिस्सा नहीं थे? जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, ये 3 थे। केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी, ये इनको बॉम्बे त्रिमूर्ति बोला जाता था। और इन्होंने ही 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दादा भाई नारोजी बॉम्बे त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी स्थापना भी 1885 में ही हुई थी। भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है? जो हिंदी लैंग्वेज है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि इसकी सही पोजीशन क्या है भारत में। भारत में जो हिंदी है वो भारतीय संघ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 भाषाएं हैं। हिंदी संघ की जो यूनियन है उसकी राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, और जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। और ये कहाँ पे मेंशन है ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एक और है कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी का भी जो गवर्नमेंट ऑफिस जो काम है उसमें किया जा सकता है। सो इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन में आर्टिकल पूछा जाता है तो 343 फर्स्ट इसमें है कि हिंदी भारतीय संघ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। क्वेश्चन वही करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या जो आपके सिलेबस से हैं या जो पहले ये एडवर्टाइजमेंट 46, 47, 50 तमाम का रेगुलर हमने टेस्ट सीरीज करवाया, उससे आइडिया है। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग कई लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट गलत कौन सा है। जो क्वेश्चन में देखते हैं, अनुसूची 2 वेतन और भत्ते, अनुसूची 2 है वो वेतन और भत्ते से संबंधित है, ये बात सही है। जो अलाउंसेज या जो सैलरीज वगैरह हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लोग हैं उनका यहाँ से ये अनुसूची 2 में है। अनुसूची जो 5 है उसमें ये अनुसूचित क्षेत्र आएंगे, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो इसमें है। अनुसूचित 6 में असम, मेघालय और मिजोरम की जो ट्राइबल एरियाज हैं वो इसमें अनुसूची 6 में ही रहेंगे। अनुसूची 10 है पंचायत, देखिए ये गलत है, अनुसूची 10 पंचायत से नहीं है। आपने पढ़ा होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ जो आजकल काफ़ी
रोज सुनने को मिलता है। एक नेता दूसरी पार्टी में चला गया, दूसरा तीसरी में चला गया, तीसरा चौथी में। दल बदल कानून, दल बदल सुना होगा, वो अनुसूची 10 में है और ये अनुसूची 10 पंचायत से संबंधित नहीं है, अनुसूची 10 है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था राजीव गांधी जी के टाइम पे, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये अनुसूची 10, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और रही बात पंचायत की, तो पंचायत किस में आती है? पंचायत 11वीं अनुसूची में आती है। 11वीं अनुसूची में जो आर्टिकल 243 जी है वो इसमें शामिल है। और जो 11वीं अनुसूची है जिसमें पंचायत वगैरह शामिल है वो कब ऐड की थी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ है? 1992 में। इसमें है जो पंचायत की शक्तियाँ या रूरल डेवलपमेंट वगैरह या बाजार, सड़क, पानी वगैरह सब इसी में ही है। सो ये आपके क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुसूची 10 दल बदल 52वां संविधान संशोधन था और जो पंचायत राज वगैरह है ये 11वीं अनुसूची में, ये 73वां संविधान संशोधन था 1992 में। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। कार्टेजियन प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। एक आपके प्रोटोकॉल से रिलेटेड एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको याद जरूर कर लीजिएगा। जो कार्टेजियन प्रोटोकॉल है, ये कार्टेजियन प्रोटोकॉल है, ये इसके बारे में जो इनिशिएशन हुआ था, हस्ताक्षरित हुआ था, ये हुआ था जनवरी 2000 को हुआ था ये, या कहें कि ये 29 जनवरी 2000 को ये हस्ताक्षरित हुआ था। और ये लागू कब हुआ है कार्टेजियन प्रोटोकॉल? कार्टेजियन प्रोटोकॉल ये लागू हुआ था सितंबर 2003 में। 11 सितंबर 2003 को कार्टेजियन प्रोटोकॉल लागू हुआ था। ये किसके बारे में है? ये है एलएमओ के बारे में है। एलएमओ के जो संशोधित जीवित जीव हैं उनका सुरक्षित स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है ये। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअली जो संशोधित जीवित जीव हैं जिनको ये हिंदी में टफ लग रहा है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बराक घाटी है, ये देखिए बराक घाटी है, इसका नाम जो पड़ा है वो एक नदी के नाम पे पड़ा है, बराक रिवर। बराक रिवर कहाँ पे है? ये है आसाम में। और बराक घाटी ये भी आसाम में है, सदर्न आसाम में, दक्षिण आसाम में है बराक घाटी, आसाम में। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, वो भी ध्यान में रखना आपको। सिलचर, सिलचर का ध्यान में रखना है। सिलचर इसी घाटी का एक इंपॉर्टेंट सिटी है। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? सिंधु नदी है वो किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? देखिए जो इंडस रिवर है ये कैलाश मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट ये वहाँ से उत्पन्न होती है। जो नदन इसका स्लोप है, नदन स्लोप से, कैलाश जो रेंज है उसमें नदन स्लोप से ये ओरिजिनेट होती है मानसरोवर झील के पास में। और ये फिर यहाँ से तिब्बत के रास्ते होते हुए भारत में एंटर करती है और उसके बाद में ये पाकिस्तान चली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सिंधु नदी कैलाश रेंज से निकलती है, मानसरोवर झील से, तिब्बत से ये इंडिया में प्रवेश करती है और फिर बाद में पाकिस्तान चली जाती है। इनमें से इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है? जो मिसमैच है वो कौन सा है इनमें से, उसको आइडेंटिफाई करना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है, ये है सेल,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये नई दिल्ली में है, ये सही है। मैकॉन लिमिटेड ये रांची में है, ये भी सही है। हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ये कोलकाता में है, ये सही है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बोकारो में है। देखिए जो फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड है ये बोकारो में नहीं है, एक्चुअली ये है भिलाई में, ये भिलाई में है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है, भिलाई में। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसके बारे में आप पता भी होना चाहिए आपको। भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहाँ है? जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह हैं इनके बारे में है। देखिए भारत में 4 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस है। जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है उनकी बात हो रही है, 4 हैं। मैसूर कर्नाटका, सल्बोनी वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे 2 आरबीआई की प्रेस है, और जो 2 सिक्योरिटी प्रिंटिंग है और जो मीटिंग कॉप ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो नासिक में है महाराष्ट्र में, और देवास मध्य प्रदेश में है। इनके अलावा 4 जगह और है जहाँ पे सिक्के मिंट किए जाते हैं। सिक्कों के लिए टर्म यूज होती है मिंट, सिक्के मिंट होते हैं, वो 4 जगह है। कोलकाता है, हैदराबाद है, मुंबई है और नोएडा है। और जो सुरक्षा पेपर मिल है जिसकी बात की अभी, जो सुरक्षा प्रिंटिंग की नासिक महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश की, इसकी स्थापना सुरक्षा पेपर मिल की 1968 में हुई थी। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। ये जो नोट छपाई है ये कहाँ कहाँ होती है, सिक्के कहाँ मिंट होते हैं, सुरक्षा पेपर मिल और कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या है, बैंक नोट्स के लिए कागजात बनाने के लिए की थी इसकी एक्चुअली। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा, इसमें से कौन कौन से हैं जहाँ होती है, हम देख लेते हैं एक बार। नासिक में होती है, होशंगाबाद में होती है, हैदराबाद में भी होती है, 1 2 3 सही है। औरंगाबाद में नहीं होती है, देवास मध्य प्रदेश में होती है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, बी इसका सेकंड वन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या पूछा है, इनमें से मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? देखिए मुद्रास्फीति कहें, इन्फ्लेशन कहें, ये क्या होता है एक्चुअली में? जो मुद्रास्फीति है, जब महंगाई बोल दीजिए आप इसको डायरेक्ट, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो महंगाई, जो महंगाई है वो किसके द्वारा मापी जाती है? चीज़ों की रेट बढ़ जाती है, वो किस से मेजर किया जाता है? वो मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर नेशनल इनकम डेविएशन है, राष्ट्रीय आय विचलन। ये तीनों ही है, इनसे इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा तीनों ही। इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, या तो करंट के क्वेश्चन आते हैं या फिर काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आते हैं, या फिर फ्रीडम मूवमेंट्स वगैरह के आते हैं, या विमेंस या चिल्ड्रंस के लिए कोई स्कीम है गवर्नमेंट की स्पेशल, माइनॉरिटीज़ के लिए, उसके आते हैं। सजावटी तलवारें, खंजर जैसे युद्ध के सामान जैसी वस्तुओं की सजावट के लिए विश्व प्रसिद्ध कोफ्तीगिरी कला किस राज्य की है? देखिए अभी थोड़े टाइम पहले ये काफ़ी चर्चा में रहा था, अकबर महाराणा प्रताप का इशू, तो उसको देखते हुए ये क्वेश्चन बनता है। कोफ्तीगिरी कला, ये जो कोफ्तीगिरी कला है ये है राजस्थान की। यहाँ पे तलवारें, खंजर और जो युद्ध में चीज़ें ली जाती है उनकी सजावट के लिए ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है कोफ्तीगिरी कला। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा।
इनमें कौन से मिलान सही है, इनमें से सही मैच कौन से हैं? ये येलो रिवॉल्यूशन, देखिए इनको आप ज़रूर पढ़िएगा, पॉसिबल जितना होगा करवाएंगे, पूरा सिलेबस रिवीजन वगैरह सब करवाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी आपको करना है। अगर आप 25+ स्कोर करना चाहते हैं, देखिए जितने भी टेस्ट करवा देंगे 20+ आप आराम से हो जाएंगे, लेकिन 25+ के लिए आपको अपना भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये फैक्ट है। पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन कहें, ये अंडे से है, ये सही नहीं है। जो पीली क्रांति है उसका अंडे से नहीं होता है, एक्चुअली पीली क्रांति है वो तिलहन से, तिलन का उत्पाद से संबंधित होती है, जो तिलन है उसके प्रोडक्शन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति तिलन से, देखिए जो सुनहरी क्रांति है वो तिलहन से नहीं है, ये फ्रूट से रिलेटेड है, फल उत्पादन से संबंधित क्रांति है। गोल क्रांति आलू से, ये सही है, और जो भूरी क्रांति है उर्वरक से, ये भी सही है। सो 3rd और 4th ये इसके सही मैच हो रहे हैं। और भी कई रिवॉल्यूशन आप जरूर पढ़िएगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन वगैरह आ रही है। हाल ही में निम्न में से किस कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? देखिए क्या होता है, जब भी कहीं बड़े हाईवे या बन रहे होते हैं तो कुछ लोग हैं जो एनवायरनमेंट की कंसर्न को लेकर कहीं जाते हैं एनजीटी के पास या कोर्ट में। तो जो ये दिल्ली देहरादून कॉरिडोर बन रहा है, इसको दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं। इसकी परियोजना के लिए जो वनीकरण है या फिर डिफोरेस्टेशन वगैरह ना हो, उसके लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का, एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया है। ये किसने किया है? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अपेक्स कोर्ट ने किया है। ये 20 का करेक्ट आंसर आएगा। आप जरूर पढ़ के देखिएगा इस कमेटी के चेयरमैन कौन है, अभी सर्च करके लिख लीजिएगा, नहीं तो अगले टेस्टों में करवा दूंगा। पैट्रिक कच्ची फिर से निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? ये जो पैट्रिक अच्छी है, ये क्वेश्चन इसलिए लाया है। देखिए एक तो आपके जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी देश में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनते हैं, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स का लास्ट 6 मंथ या 8 to 10 मंथ में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये चर्चा में इसलिए है कि ये वापिस से दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, और उससे भी ज़्यादा चर्चा में इसलिए हैं, ये पहले प्रधानमंत्री थे अभी रिसेंटली 2020 से पहले ये थे। 2020 में क्या हुआ है कि जो कुलीबली थे, अमादोगान कुलीबली, उनकी 2020 में डेथ हो गई। वो भी ध्यान रखना आपको, कुलीबली, अमादोगान कुलीबली ये प्रधानमंत्री थे, इनकी डेथ हो गई। इसके बाद 2021 में दूसरा प्रधानमंत्री बनता है हमीद बकायोको। जो हमीद बकायोको है उनकी 2021 में डेथ हो गई, तो 2022 में ये वापस से प्रधानमंत्री बन गए। ये काफ़ी चर्चा में है चीज़ें अभी। और ये कहाँ के बने हैं प्रधानमंत्री? ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। आइवरी कोस्ट जिनको नहीं पता, मैप में देख लीजिएगा, जो वेस्टर्न अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका, वहां आपको मिलेगा। ये पहले भी प्रधानमंत्री थे, अब इन दो की डेथ हुई है, उसके बाद ये वापस बन गए। डोनर क्या है? DONER क्या है? ये पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में। ये है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग है ये, इसको नोट कर लीजिएगा आप जरूर। ये भारत सरकार का ही एक मंत्रालय है। ए इसका
करेक्ट आंसर है। बेसल सेकंड समझौते का पहला स्तंभ कौन सा है? जो बेसल सेकंड है, ये जो समझौता है ये हुआ था 2004 में, जुलाई 2004 में ये एग्रीमेंट हुआ था। इसका जो मेन स्तंभ कहें वो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताएं, ये बेसल सेकंड समझौते का सबसे पहला इसका स्तंभ था। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपके एग्जाम में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। जनरल स्टडीज के 30 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जिनको नहीं पता हो, जो पहली बार दे रहे हो। सही सुमेलित कौन सा है इनमें से? चित्रकला और क्षेत्र, वर्ली महाराष्ट्र, झरनापाटा वेस्ट बंगाल ये चित्रकलाएं हैं, पटचित्र ओडिशा, ये तीनों ही सही है। देखिए ओडिशा के पटचित्र, ये प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद, ये प्राचीन आपने इसका चित्रण करते हैं। ये जो पटचित्र है, ये जो वहाँ की फेमस कविताएं हैं या गीत गोविंद है, उनका जिक्र है इनमें। झरनापाटा है वेस्ट बंगाल का, ये एक कागज़ का रोल होता है इसमें, और इसमें भी जो रिलीजियस महाकाव्य है उनकी कहानियों के लिए इसको यूज में लिया जाता है। और जो ये जो महाराष्ट्र का है वर्ली चित्रकला, इसमें क्या होता है, ये महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली वहाँ के जो ट्राइबल्स आदिवासी वो अपने घरों की दीवारों को इन चित्रों से वो डेकोरेट करते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली वो जो लाइफ दिखाते हैं उनके जीवन का दिखाते हैं। इसमें जो प्लांटिंग हो, कोई पौधे लगा रहा है या कोई अनाज लेके जा रहा है, कोई डांस कर रहा है या कोई मार्केट से कुछ खरीद रहा है, उनका डेली रूटीन है वो दिखाते हैं। महाराष्ट्र का वो किसानों का, आदिवासियों का, वो ये वर्ली पेंटिंग है, चित्रकला है। इसमें तीनों ही सही है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो फाइनेंस बिल है, वित्त विधेयक है, ये धन विधेयक बोले जाते हैं, ये आर्टिकल 110 में है। एक क्वेश्चन जरूर आने वाले टेस्ट में करवा देंगे, लेकिन आप भी जरूर पढ़िएगा कि ये कौन डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है। ये क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये अभी रिसेंटली है। ये जो शेख मोहम्मद बिन जायद है, इनका नहीं, ये थोड़ा सा अलग हो गया। अभी जो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है, ये इसके यूएई के राष्ट्रपति चुने गए हैं। एक्चुअली जो वहाँ के जो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान थे, उनकी डेथ हुई है। जो शेख खलीफा हैं बिन जायद, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, उनकी डेथ हुई है, और उसके बाद ये शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ये यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।